Hello everyone. In this video, I'll talk about hemostasis. So let's start the video. What is hemostasis? देखो एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब समझना है, किसी भी शब्द का मतलब समझना है, मीनिंग समझना है, तो उस वर्ड को ही तोड़ दो। ठीक है, वर्ड को तोड़ दोगे तो उस वो वर्ड आपको अपनी मीनिंग खुद ही बताएगा। ठीक है, ईजी हो जाएगा आपको उसका मतलब समझना। जैसे ये वर्ड है हीमोस्टेसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड, राइट, एंड स्टेसिस का मतलब होता है रुकना या फिर स्टॉप होना, यानी कि ब्लीडिंग का स्टॉप होना ही हीमोस्टेसिस कहलाता है। ओके, सो हीमोस्टेसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ब्लीडिंग स्टॉप्स एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हीलिंग अकर्स इन अ सीरीज। जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी हुई होती है, ठीक है, तो उस इंजरी साइट से क्या होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी कुछ नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उसी को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। उसके बाद जो है वो जो डैमेज्ड साइट है उस वो क्या होती है, हील होती है, यानी कि रिपेयर होती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। एंड जो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है ये एक सीरीज में होती है, यानी कि वन बाय वन। सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होंगी ताकि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए। देन उसके बाद फिर प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होगी, उसके बाद कोगुलेशन होगा, एंड लास्ट थ्रोम्बोलाइसिस होगा। ऐसा नहीं होता कि पहले ही जो प्लेटलेट्स हैं उन जो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। हुआ क्या कि इंजरी हुई, ठीक है, साइड पे इंजरी हुई, वेसल्स नैरो होना ना होना वो तो बात की बात है, पहले ही वहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो है वो ब्लड वेसल्स ही नैरो होती हैं। अगर ब्लड वेसल्स नैरो नहीं होंगी तो जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस नहीं होगा। ब्लड फ्लो रिड्यूस नहीं होगा तो ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। तो फर्स्टली क्या होता है, सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होती हैं। उसके बाद ही आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो फिर चलती है, ठीक है, प्रोग्रेस करती है। राइट, नेक्स्ट है इन दिस प्लेटलेट्स प्ले एन वाइटल रोल। ठीक है, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में जो प्लेटलेट्स हैं उनका बहुत वाइटल रोल रहता है। क्यों? ये चीज़ मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उनकी साइटोप्लाज्म में क्या होती है, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिससे जिससे क्या होती है, जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि जिससे हीमोस्टेसिस हो पाता है। इसीलिए प्लेटलेट्स का एक बहुत वाइटल रोल रहता है हीमोस्टेसिस में। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। अभी इसको हीमोस्टेसिस की स्टेजेस बोलो या सीरीज बोलो, जैसा आपको अच्छा लगे वो बोलो। ठीक है, तो जो अगर हीमोस्टेसिस की स्टेजेस या सीरीज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, मीन्स जो वेसल्स हैं वो क्या होंगी, नैरो होंगी। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होंगी ताकि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो सके। उसके बाद प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट प्लग क्या करती हैं, ये टेम्परेरी सील बनाती हैं एक। उसके बाद क्या होता है, कोगुलेशन, यानी कि इसमें क्या होती है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही क्या करती हैं, परमानेंट सील बनाती हैं, परमानेंट जो क्लॉट है वो बनाती हैं। देन थ्रोम्बोलाइसिस। अब जो वो परमानेंट क्लॉट बनाता, ऐसा तो है नहीं कि अब वो हमेशा ब्लड में ही प्रेजेंट रहेगा हमारे, ठीक है, साइट में ही प्रेजेंट रहेगा, नहीं, अब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस होगा, उसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। इन सब के बारे में मैं डिटेल्ड में आपको बताऊंगी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, कैसे हो रहा है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कोगुलेशन हो रहा है, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और थ्रोम्बोलाइसिस यानी कि जो थ्रोम्बस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी। फर्स्टली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, देखो मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड को तोड़ो तो वर्ड अपना मतलब, अपनी मीनिंग जो है वो खुद ही आपको बताएगी। वेजो, वेजो मतलब होता है वेसल्स, राइट, एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है नैरो होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, किसी भी चीज़ का नैरो होना। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स का नैरो होना। ओके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस मीन्स नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएं और जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर देखो, अगर ब्लड वेसल्स ही नैरो नहीं होंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस नहीं होगा तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। सिंपल सी बात यह है, राइट। नेक्स्ट है
As the injury occur, the platelets come into the contact with the damaged blood vessels and they adhere to the damaged wall. जैसे ही इंजरी होती है तो जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रही हैं, ठीक है, तो जैसे ही इंजरी होती है प्लेटलेट्स डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती है और वहाँ पे आके चिपक जाती हैं। यहाँ पे भी जहाँ जिस भी वेसल्स का डैमेज हुआ होता है वहाँ पे आके ये प्लेटलेट्स आके चिपक जाती हैं, ठीक है। अब देखो मैं बताऊँ, तो जैसे ये क्या है हमारी, होता क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स की क्या है, इनर लाइनिंग है, यानी कि जिसको हम एंडोथेलियम सेल्स बोलते हैं, ठीक है, एंडोथेलियम सेल्स या फिर एंडोथेलियम लेयर है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं एंड हमारी जो मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की, स्मूथ मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जब इंजरी होती है तो ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, इंजर्ड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती है वो भी ब्रेक होती हैं। कोलेजन फाइबर्स का क्या काम होता है, लिख भी देती हूँ, कोलेजन फाइबर, फिर कभी आप सोचो ये क्या था जो लाइन सी लगी है, ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर था। कोलेजन फाइबर का क्या काम होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और ये हीलिंग में भी ज़्यादा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रिपेयरिंग में। ओके, तो ये कोलेजन फाइबर भी ब्रेक डाउन होती हैं और साथ में जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी ब्रेक होती हैं। तो जैसे ही इंजरी होती है, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड में सर्कुलेट हो रही हैं, ये प्लेटलेट्स आकर के डैमेज्ड वेसल्स में स्टिक यानी कि चिपक जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स देन रिलीज सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिनेज विच, ठीक है, ऑल्दो द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ डैमेज्ड वेसल्स ऑल्सो रिलीज एंडोथेलिन्स विच कंबाइंडली कॉन्स्ट्रिक्ट द वेसल्स एंड रिड्यूसेस और स्टॉप द ब्लड फ्लो। अभी जो इतना बड़ा ये पैराग्राफ सा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैंने क्या बोला अभी तक कि जहाँ पे भी इंजर्ड साइट थी वहाँ पे क्या आती है, प्लेटलेट्स आकर के वो जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स है वहाँ पे आके वो चिपक जाती हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, सेरोटोनिन, ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिनेज दो चीज़ों को रिलीज़ करती हैं। और जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल ये थी क्या थी, एंडोथेलियल सेल्स थी, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स क्या करती हैं, एंडोथेलिन्स को रिलीज़ करती हैं। ये दोनों ये कंबाइनली क्या करती हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। देखो हुआ क्या, जो प्लेटलेट्स थी जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स में आके चिपक रही थी वो रिलीज़ करती हैं सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिनेज को, और जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स थी वो रिलीज़ करती हैं एंडोथेलिन्स को। ये सब आपस में कंबाइनली मिल करके क्या करती हैं, उस वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए और जो ब्लीडिंग है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाए या फिर वो रिड्यूस हो जाए। ओके, राइट। उसके बाद होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, आफ्टर द अधेशन द प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर एंड बिकम एक्टिवेटेड। अब जो प्लेटलेट्स डैमेज्ड ब्लड वेसल्स में आके चिपकी थी, अब वो क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी, ठीक है। एक्टिवेट कैसे होंगी, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि ये क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स के सबसे इनर लेयर जिसको हम एंडोथेलियल लेयर फिर एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है। उसके नीचे क्या होती है, हमारी ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उसके नीचे क्या होती है, हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो हुआ क्या, प्लेटलेट्स आई इंजरी की साइड पे, डैमेज वेसल्स पे वो चिपकी। उसके बाद क्या होगा, अब ये प्लेटलेट्स जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट कैसे होंगी, मैंने बताया था जी कि कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है इसमें, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के नीचे, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कैसे होती हैं, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ओके, तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये एक फैक्टर को रिलीज़ करती हैं। उस फैक्टर का नाम है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये जो इमेज है ना, इमेज में देखो ये VWF इसी का नाम है, लिख भी देती हूँ चलो, वॉन, एक मिनट, हाँ, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है। तो ये कोलेजन फाइबर्स क्या करती हैं, ये वॉन एक फैक्टर है जिसका नाम वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है, उसको रिलीज़ करती हैं, ओके। और जो प्लेटलेट्स जो डैमेज्ड वेसल्स पे आके चिपकी थी उनके उस पे उनके रिसेप्टर्स, उनपे क्या होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है, उन पे क्या होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है। जैसे इन रिसेप्टर्स का नाम जैसे GP, IIB इस तरीके का इनका नाम होता है रिसेप्टर्स का, तो ये इन पे क्या होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। सो जैसे ही ये कोलेजन फाइबर्स अपने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स को यानी कि VWF फैक्टर को रिलीज़ करती हैं, ये फैक्टर्स आ करके प्लेटलेट्स के सरफेस में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनसे ये बाइंड हो जाती हैं। बाइंड जैसे ही ये उनसे बाइंड होती हैं तो ये क्या करती हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती हैं। इसी तरीके से प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट होता है। कैसे, जो कोलेजन फाइबर्स थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, एक फैक्टर को रिलीज़ किया जिसको हमने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बोला। यही जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये बाइंड कर जाता है और उस प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, अब ये चलो इन्होंने एक्टिवेट भी कर दिया प्लेटलेट को। अब एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट का क्या काम होता है, ये प्लेटलेट जो है एक्टिवेट होने के बाद ADP को रिलीज़ करती हैं, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को रिलीज़ करती हैं। अब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का क्या काम होता है, ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को डैमेज्ड साइट पे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आओ और प्लेटलेट्स आओ आकर के हम क्या करेंगे, टेम्परेरी सील बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो ADP है ये क्या करेगा, और जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, एक टेम्परेरी सील का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जो ADP है वो क्या करेगा, और प्लेटलेट्स को भी, जो ब्लड में प्लेटलेट सर्कुलेट हो रही है उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आओ हम एक टेम्परेरी सील बनाएं। इस तरीके से उनको भी अट्रैक्ट करके ये एक टेम्परेरी सील बनाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, फिर प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन इज़ यूजुअली कंप्लीट विद इन 6 मिनट। अभी ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये जो कोलेजन फाइबर्स फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, फिर ये फैक्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, फिर उसको वो एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को। देन प्लेटलेट जो है वो ADP रिलीज़ करता है। ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही थी उसको कंप्लीट होने में सिर्फ 6 मिनट का टाइम लगता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, कोगुलेशन होता है। अब कोगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होगी। और कैसे होगी ब्लड क्लॉटिंग, ओके। तो कोगुलेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल और क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब ये कोगुलेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं, एक परमानेंट सील को यानी कि परमानेंट क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब मैंने बोला क्लॉटिंग फैक्टर्स की कोगुलेशन में जो है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इमेज ना मैंने गूगल से ली है। ठीक है, इसका निमोनिक्स मेरे को थोड़ा अच्छा लगा याद करने का, जो निमोनिक्स है वो मेरे को थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने ये वाली इमेज उठाई है। इसका निमोनिक्स क्या है, फ्रेशर पार्टी टू नाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर, प्लीज़ हैव अ फन। ठीक है, ओके, मतलब आज रात क्या है, फ्रेशर पार्टी है, आओ कुछ गाएंगे, अपने सीनियर्स को बुलाएंगे और फ़न करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब याद करने का निमोनिक्स है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अभी क्या भी अपनी कॉलेज लाइफ में हैं, तो मेरे को काफ़ी थोड़ा ये निमोनिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने ये वाली फ़ोटो गूगल से ली है। तो उसका निमोनिक्स क्या है, फ्रेशर पार्टी टू नाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज़ हैव अ फन। इसको कैसे याद करेंगे, एफ फ्रेशर की F से है फिब्रिनोजेन। ठीक है, पार्टी के P से है प्रोथ्रोम्बिन, टू नाइट के T से है थ्रोम्बोप्लास्टिन, कम के C से है कैल्शियम, लेट्स लेट्स के L से है लेबाइल फैक्टर। ओके, एंड सिंक के S से है स्टेबल फैक्टर। उसके बाद एंड के A से है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। देन कॉल के C से है क्रिसमस फैक्टर। सीनियर के सीनियर के S से है स्टार्ट पावर फैक्टर। प्लीज के P से है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, उसके बाद फिर H से है हैव के H से है हेजिमेन फैक्टर। ठीक है, एंड फन के F से है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये ना एक मतलब ट्रिक है याद करने की, आपको अगर अच्छी लगे तो आप इस निमोनिक्स से याद कर सकते हो, बाकी अपनी अपनी मर्जी है। कोई अगर आपको और निमोनिक्स अच्छा लगता है तो उससे याद कर लो। मेन मोटो है कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर याद होने चाहिए, चाहे आप कोई सा भी निमोनिक फॉलो करो। ठीक है, तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने ये वाला जो है वो
चूज़ किया। तो जैसे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, आप ये देख रहे होंगे ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 1, सेकंड, थर्ड ऐसे करके, ये इनके रोमन नंबर से हैं। तो ये रोमन नंबर से इसलिए हैं कि कब ये डिस्कवर हुए, ठीक है। सबसे पहले फिब्रिनोजन डिस्कवर हुआ तो उसको हमने क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट बोल दिया। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन डिस्कवर हुआ तो उसको हमने क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड बोल दिया, ठीक है। इस तरीके से ये इनके कब ये डिस्कवर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इनका जो नंबर है वो रखा गया है। फिर देन थ्रोम्बोप्लास्टिन डिस्कवर हुआ तो उसको क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड बोल दिया गया। उसके बाद कैल्शियम का डिस्कवर हुआ, उसको क्लॉटिंग फैक्टर फोर्थ बोल दिया। ऐसे ही इनके नाम है। इसमें देखो फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि वो है या नहीं, इसलिए उसको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करती हैं। कहते हैं हम यही हैं कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर 6 होता है उसकी जो प्रेजेंस है वो अभी भी क्या है, जो आइडेंटिफाई नहीं हुई है, राइट। एंड जो इनका नाम है जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कैसे है, ये इनके साइंटिस्ट के नेम से है जिसने इनको डिस्कवर किया है। जैसे फिब्रिनोजन जो है वो साइंटिस्ट होगा जिनका नाम फिब्रिनोजन होगा, उसी के नाम से इसी क्लॉटिंग फैक्टर का नाम फिब्रिनोजन रख दिया। इस तरीके से इनके नाम है। ओके, तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे बनते कहाँ हैं, ये हमारे लीवर में, ठीक है। इनको रिलीज़ कौन करता है, लीवर रिलीज़ करता है। और ये बनते कैसे हैं, इनको सिंथेसिस कौन करता है, विटामिन के। विटामिन के जो है वो इसेंशियल होता है इनके सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और ये लीवर से प्रोड्यूस होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। इतना क्लियर है। उसके बाद ओह ये क्या है, ये तो काफ़ी टफ सा लग रहा है। सो देखो, जब मैं क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रही हूँ, कोगुलेशन की बात कर रही हूँ, तो हमारी जो इंजरी है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। मीन्स बॉडी के बाहर कैसे, जिसमें हमारे टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिंग। इंट्रिंजिंग मीन्स वो क्या है, इनसाइड दी बॉडी हो रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही है, अंदर ही ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो रही है। और बाहर जिसमें हमारी क्या होंगे, टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो दो तरीके से है, दो तरीके के पाथवे होते हैं ब्लीडिंग कोगुलेशन होने के, एक्सट्रिंजिंग पाथवे एंड इंट्रिंजिंग पाथवे। अरे यार इसमें तो दिखेगा ही नहीं फिर ये, अगर मैं कुछ लिखूंगी तो कैसे होगा। ओके, अब दिख जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो हमारी कोगुलेशन होती है वो दो पाथवे से होती है, एक्सट्रिंजिंग पाथवे और इंट्रिंजिंग पाथवे। एक्सट्रिंजिंग पाथवे अगर हमारी बाहर कोई चोट लगी जिसमें हमारी टिश्यूज इंजरी हुई, जैसे कोई ब्लड ट्रॉमा हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, ऐसे अगर कोई बाहर से इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी हुई है, तो उसमें हमारा एक्सट्रिंजिंग पाथवे एक्टिवेट होगा। इंट्रिंजिंग पाथवे तब एक्टिवेट होगा जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ दिक्कत आई, जैसे एमआई वाली कंडीशन होती है ना, उसमें अंदर ही अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें। सो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ करती है, सब्सटेंस बोलो या एंजाइम बोलो, ठीक है, तो उनको रिलीज़ करती है जिसका नाम है, पहले का नाम है कैलिक्रिन। देखो मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, कैलिक्रिन और किनिनोजेन, किनिनोजेन, ठीक है। तो हुआ क्या, जो हमारी एंडोथेलियल डैमेज्ड सेल्स हो, जो हमारी डैमेज्ड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो दो चीज़ें रिलीज़ करती हैं, कैलिक्रिन एंड किनिनोजिन, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर 12 को, क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या होता है, यानी कि हेजिमेन फैक्टर, हेजिमेन फैक्टर यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है उसको क्लॉटिंग फैक्टर 12A में कन्वर्ट कर देंगी, यानी कि उसको एक्टिव कर देंगी। किसी भी अगर फैक्टर के आगे अगर ए लगा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है ये कि ये एक्टिवेट हो गया है। अभी ये जो चीज़ है ये क्या भी इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये जैसे ही उसके क्लॉटिंग फैक्टर के आगे ए लगेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अब वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में अपने एक्टिवेटेड है वो, ठीक है। तो जो हमारी डैमेज्ड वेसल की जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कैलिक्रिन और किनिनोजिन को रिलीज़ करती हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 यानी कि जो हेजिमेन फैक्टर है जो भी इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव कर देती है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 12A में कन्वर्ट कर देती है, उसको एक्टिवेट करती है। देन क्या होता है, यही जो क्लॉटिंग फैक्टर 12A है, यानी कि जो भी जो क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 जो एक्टिवेट हो गया है वो क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर 11 क्या था,
इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, तो इसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, किनिनोजिन की प्रेजेंस में। उसके बाद जो ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 11 है, ये क्या करेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। अभी मतलब ये थोड़ा ना मतलब समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो ये बहुत इजी भी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अभी तक सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे डैमेज्ड ब्लड वेसल्स थी उन्होंने क्या किया, कैलिक्रिन और किनिनोजिन को रिलीज़ किया। यही क्या करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 है, जो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर 12 ए में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर ए है जो एक्टिवेट हो गया है, ये एक्टिवेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर किसको, 11 को। ठीक है, अब जो ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो एक्टिवेट हुआ है, ये एक्टिवेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 9 को, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होगा, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, ये एक्टिवेट करे जो फैक्टर नंबर 9 है वो एक्टिवेट हुआ है, तो ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 9 किसको, फैक्टर नंबर 10 को। फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर नंबर 8 की, सॉरी फैक्टर नंबर 8 की और कैल्शियम की प्रेजेंस में। ओके, तो जो फैक्टर नंबर 9 था जो एक्टिव था, वो क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होगा, जो फैक्टर नंबर 10 जो एक्टिवेटेड था, वो क्या होगा, वो एक्टिवेट करेगा किसको, फैक्टर नंबर 5 को। ठीक है, फैक्टर नंबर 5 को एक्टिवेट करेगा, तो जो फैक्टर नंबर 5 है वो क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। ये था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। देखो मैं फिर से बता दूँ आपको, ये चीज़ ना थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, बट एक चीज़ आप इसको ध्यान में रखो कि इसमें सिंपल सी चीज़ क्या हो रही है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, बस। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। इसमें इतना होता है कि एक फैक्टर जो अगर एक्टिवेट हो गया तो वो खुद ही दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, बस। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बोला था इंट्रिंसिक पाथवे में, कि जैसे ही डैमेज्ड जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या रिलीज, उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स थी वो क्या कर रही थी, कैलिक्रिन और किनिनोजिन को रिलीज़ कर रही थी। ठीक है, ये कैलिक्रिन और किनिनोजिन क्या करती हैं, फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, जैसे ही फैक्टर नंबर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है, तो ये एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 11 को, किसकी प्रेजेंस में, किनिनोजिन की प्रेजेंस में ही। फिर जब फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हो जाता है, तो ये फैक्टर नंबर 11 जो है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे ही फैक्टर नंबर जो 9 है वो एक्टिवेट हुआ, तो ये जो फैक्टर नंबर 9 है ये एक्टिवेट करेगा किसको, फैक्टर नंबर 10 को, किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे ही फैक्टर नंबर 10 जो है वो एक्टिवेट हुआ, तो जो फैक्टर नंबर 10 है ये क्या करेगा, ये फैक्टर नंबर 5 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर नंबर 5 एक्टिवेट होगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाएगा। राइट, इतनी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, यानी कि हमें एक्सटर्नल कोई इंजरी हुई है जिसमें हमारे टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर 3 है यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू फैक्टर 3 जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, तो ये टिश्यू से क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करती हैं, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 3 है उसको ये रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फैक्टर नंबर 7 जो है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, मतलब कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है जो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव कैसे होगा, टिश्यू फैक्टर की प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो ये एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 होता है, ये क्या करेगा, ये किसको, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद जो ये फैक्टर नंबर 10 होती हैं, ये क्या करती हैं, जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में और फैक्टर नंबर 5 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटर बनाएगा। फिर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो ये फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा और साथ में
फैक्टर नंबर 13 जिसको हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं उसे भी एक्टिवेट करेगा। तो जो ये फिब्रिनोजन होता है ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्यूबल फिब्रिन्स बनाता है, यानी कि लूज फिब्रिन थ्रेड्स होते हैं ना उनको बनाता है, ठीक है। लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 होता है ये क्या करता है, ये लूज फिब्रिन थ्रेड्स होती हैं इनको स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। लास्ट में एक स्टेबलाइज्ड फिब्रिन क्लॉट बना देता है जिसको हम इनसॉल्यूबल फिब्रिन कहते हैं। बस इतना सा है ये, ओके। नेक्स्ट, अब क्या होता है इसमें, अब क्या हुआ, क्लॉट बन गया, ठीक है। परमानेंट जो क्लॉट है हमारा वो बन गया। अब जब अब क्या होगी, रिपेयरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। रिपेयरिंग में क्या होती है, जो क्लॉट्स होती हैं, ठीक है, जो क्लॉट है वो श्रिंक होगा, यानी कि जो क्लॉट है वो रिट्रैक्ट होगा। जो वुंड है, ओके, एक मिनट, तो जो वुंड के एजेस होते हैं, यानी कि जो वुंड के किनारे होते हैं वो क्या होंगे, रिट्रैक्ट होंगे, खिंचेंगे, ठीक है। और क्या होगा, जिससे जो क्लॉट का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और रिपेयर की प्रोसेस स्टार्ट होगी। रिपेयर में क्या होती है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स, और जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स होती हैं डैमेज्ड वेसल्स की, एंडोथीलियल सेल्स, ये क्या रिलीज करती हैं, ये फिब्रोब्लास्ट को रिलीज करती है, ठीक है, यानी कि जिसको हम ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं उसको ये रिलीज करती है, फिब्रोब्लास्ट को, जो क्या करता है, कोलेजन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब अगर कोलेजन का सिंथेसिस हो गया, इट मीन्स कि वो कोलेजन क्या करेगा, उस ब्लड वेसल्स को दोबारा से स्ट्रेंथेंड प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर उस जो क्लॉट है वो श्रिंक होगा, ठीक है, और उसका रिपेयर होगा। रिपेयर कैसे होगा, जो प्लेटलेट्स होती हैं और जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ये फिब्रोब्लास्ट को, किसको, फिब्रोब्लास्ट को रिलीज करती हैं। ये फिब्रोब्लास्ट क्या करती है, कोलेजन फाइबर को सिंथेसिस करती है, राइट। इस तरीके से क्या होता है, जो साइट है उसकी क्या होती है, रिपेयर होती है, हीलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में। कोगुलेशन में हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या बना था, स्टेबलाइजिंग क्लॉट बना था, और वो स्टेबलाइजिंग जो क्लॉट है अब वो क्या हो रहा है, वो श्रिंक हो गया है साइज में, ठीक है। वहाँ पे रिपेरेशन स्टार्ट हो गई है। प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स ने फिब्रोब्लास्ट को रिलीज़ किया, जो वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स का सिंथेसिस कर रहा है, ओके। अब जो क्लॉट बना है, यानी कि जो थ्रोम्बस है, क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी बोलते हैं, तो ये क्लॉट या थ्रोम्बस है, अभी ऐसा तो है नहीं कि ये वहीं पे प्रेजेंट रहेगा इंजरी की साइट पे, क्योंकि अगर वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो ये जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, ठीक है। तो इस थ्रोम्बस को अब क्या होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो अब जो ये थ्रोम्बस है या जो क्लॉट है, अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वंस द वेसल्स इज रिपेयर देन द क्लॉट और थ्रोम्बस इज ब्रेक डाउन। जैसे ही वेसल्स रिपेयर हो जाएंगी तो ये जो क्लॉट है, ये जो थ्रोम्बस है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। रिपेयर कैसी होंगी, मैंने बताया था कि जो प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फिब्रोब्लास्ट को रिलीज करती हैं, जो कोलेजन का सिंथेसिस करती हैं। अब क्या होगा, अब इस थ्रोम्बस का ब्रेक डाउन होना है, यानी कि जो क्लॉट है उसका ब्रेक डाउन होना है। कैसे होगा, जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, यानी कि जो डैमेज्ड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो एक्टिवेटर्स को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। जो हमारी डैमेज्ड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिवेटर्स को रिलीज़ करती हैं। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लाज्मिनोजन जो है ये बनता कहाँ से, ये लीवर से बनता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर्स क्या करेंगी, इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देंगी, ओके। और ये प्लाज्मिन क्या करेगा, इस फिब्रिन को, ठीक है, ये प्लाज्मिन क्या करेगा, इस फिब्रिन को ब्रेक डाउन करेगा, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।